गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज हम फिर से एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। 12th क्लास का अभी ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा और 35 आउट ऑफ 35 नंबर मार्क्स दिलाने का काम करेगा ये वीडियो। तो आप ध्यान से देखिएगा। आप यदि इस वीडियो को देखते हैं, इस वीडियो क्या जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो शुरू से अंत तक यदि आप देख लेंगे तो ऑब्जेक्टिव यदि आप बना करके आएंगे या फिर जब फाइनल एग्ज़ाम होगा तो बहुत आपको खुशी मिलेगी, बहुत आनंद मिलेगी, जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए, अब अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो पिछले 2 वीडियो में मैंने क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन का भी हल मैं इसी वीडियो में करूँगा, जो अंत में करूँगा। तो आप ध्यान से देखिएगा और क्या मैंने क्वेश्चन पूछा था वो आपको देखना होगा। तो देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन है, अनंत लंबाई वाले आवेशित चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो मैं कॉपी की ओर ले चलता हूँ, क्या है नहीं है आप क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। पूछा जा रहा है अनंत लंबाई के, जिसका लंबाई का पता ही ना हो, बहुत लंबा एक कंडक्टर है ना, कंडक्टर है, चालक है जो आवेशित है। तो उसको अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, हम कॉपी की ओर ले चलते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा था कि एक अनंत लंबाई के कोई आवेशित कंडक्टर है ना, अनंत लंबाई का, ठीक है, मतलब लंबाई का कोई ठिकाना ना है। वैसे मैं एक लंबाई ले रहा हूँ, जैसे अनंत लंबाई का है, ये अनंत लंबाई का मैं एक सिलेंडर ले रहा हूँ। ठीक, जैसा कि इसी तरह का सिलेंडर बहुत अनंत तक जा रहा है और इससे r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इसके बारे में कहा जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, r दूरी पर कितना होगा, इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि एक सूत्र होता है, वैसे मैं डेरिवेशन यदि करूँगा, इसका सिद्ध करूँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। आप इसको आप किताब में या फिर अपने कोचिंग ट्यूशन में आप जहाँ भी हो आप देख सकते हैं, अपना देख लीजिएगा। और यह जो है बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा करते हैं, इसलिए इसका डेरिवेशन याद रखिएगा। ये बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई r होता है इसका सूत्र। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बार r बचता है। फाइनली जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा वह लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि मेरा है कि नहीं है, तो देख लीजिए ऑप्शन में। अनंत लंबाई वाले आवेशित चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। तो λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, मतलब इसमें जो ऑप्शन होगा वह बी उत्तर सही है ना, बी उत्तर सही है। तो आप टिक मार सकते हैं कि बी उत्तर है जो सही है, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है, यदि एक छोटे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E1 हो तो विद्युत द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक रेखा पर 2r दूरी पर क्षेत्र की तीव्रता E2 हो। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एक्सियल लाइन पर क्या होता है, ट्यूटोरियल लाइन पर क्या होता है, मतलब अक्षीय पर और निरक्षीय स्थिति पर क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यदि हमारा जो रेगुलर व्यूअर है, जैसे सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज वो के नाम के चैनल है, इसका यदि आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आप को पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है अक्षीय पर और निरक्षीय पर क्या होता है, या फिर अपने अपने कोचिंग ट्यूशन में अभी आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे। तो देख सकते हैं किस तरह से क्या होता है। आपको E1/E2 के अनुपात पूछ रहा है ना, E1/E2 निकालना हो, क्योंकि E2 और E1 कहीं ना कहीं ये सूत्र में संबंध में है, इसलिए निकालना होगा, E1/E2 ही निकाल करना होगा। तो कहा जा रहा है कि E1 के लिए जो दूरी है से r दूरी पर है ना, अक्षीय पर केंद्र से r दूरी पर है, लेकिन लंब समद्विभाजक कहने का मतलब है कि 90 डिग्री पर रखा गया है। ट्यूटोरियल लाइन जो है 90 डिग्री पर है और 2r दूरी पर क्षेत्र की तीव्रता आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं E1 बराबर क्या होता है, मतलब अक्षीय पर, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³ होता है। ठीक है, और अक्षीय स्थिति पर आपको r दूरी भी दिया गया है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, जो है सो रहेंगे। ये E1 हम इसको मान लेते हैं,
E2 मान लेते हैं जो निरक्षीय स्थिति पर आपको दिया गया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो 2r दूरी पर ये बताता है कि 2r दूरी पर है, तो 2r दूरी पर है तो इसके लिए जो होता है सूत्र ये 2p नहीं होता है, p/r³ होता है ना। क्या होता है? p/r³ होता है। तो ये सूत्र ये जो आपको आ जाएगा 1/4πε0 इंटू p/, क्या हो जाएगा? p/ हो जाएगा आपको r बराबर 2r दिया गया है। कितना दिया गया? 2r। 2r दूरी पर कह रहा है। कितना पर कह रहा है? 2r दूरी पर कहा जा रहा है। 2r दूरी पर, तो 2r दूरी पर आपको कहा जा रहा है तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 2r रखेंगे और इसका होल क्यों करेंगे तो आ जाएगा 1/4πε0 इंटू p/, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 r³ हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब E2 हम आपको निकाल ही दिए हैं, E2 ही है। तो E1 देखो ये लिख देते हैं। देखिए E2 आपको प्राप्त हो गया है। तो E1 बराबर कितना प्राप्त हुआ था? 1/4πε0 इंटू p/r³। ठीक है, दोनों का अनुपात ज्ञात कर देते हैं। और E2 कितना प्राप्त हुआ है? 1/4, देखिए 1/4πε0 इंटू ऊपर क्या था? 2p/r³ था, E1 का था। E1 यहाँ पे लिख देते हैं। और जो आपको E2 प्राप्त हुआ है वह प्राप्त हुआ है p/8r³। तो r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसिल हो गया और इस 1/4πε0 से 1/4πε0, तो यह आ गया 2/1 और 1/8 है ना। तो E1/E2 बराबर हो जाएगा 2/1 गुने 8/1। तो कितना हो गया? 8 दूनी 16 हो गया। मतलब जो E1/E2 जो प्राप्त हुआ है मेरा, E1/E2 जो प्राप्त हुआ है, E1/E2 वह प्राप्त हुआ है 16। ठीक है, और आपको देखिए जो डायरेक्शन है E1 और E2 जो है सो ये विपरीत में रहते हैं। आपको माइनस लेना होगा, इसलिए मैंने भूल गया माइनस से कहने के लिए, है ना। आप हल करके आप अंतिम में माइनस ले लीजिएगा। आप E1 को अगर माइनस लेना चाहते हैं तो E2 को प्लस लेना होगा, और E2 को माइनस लेना चाहते हैं तो आप E1 को प्लस, मतलब एक दूसरे क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन वाले होते हैं। ठीक है, तो ये माइनस में उतर आएंगे। तो 16 आ गया। सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। तो हमको क्या ज्ञात करना है? मान लिया जाए कि हम ज्ञात किए क्या, ऑप्शन के अनुसार देखते हैं किस तरह से ज्ञात करना है। देख लीजिएगा ऑप्शन क्या है, नहीं है। ऑप्शन क्या है? आपको ऑप्शन में कहा जा रहा है कि E2 ज्ञात करना है ना, E2 ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम E2 ज्ञात कर लेते हैं। तो E2 ज्ञात करते हैं तो क्या होता है? E2 बराबर हो जाता है E1/16 हो जाता है, E1/16। और हमने कहा था कि नेगेटिव आप दे दीजिएगा मार्क्स, तो नेगेटिव हम चिन्ह दे दिए हैं। तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि क्या है, नहीं है। ऑप्शन में अब देख रहे हैं कि E2 बराबर है -E1/16। बी ऑप्शन इसका सही है, तो 40 का बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा राशि है जिसका ऐसे मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो हमने बताया था कि विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता होता है वह 2 मात्रक होते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है उसका 2 मात्रक होता है। अब देखते हैं E बराबर dV/dx जब होता है, E बराबर -dV/dx, तो इसके लिए होता है V मतलब विभवांतर है वोल्ट, और x मतलब क्या है? एक डिस्टेंस है, तो दूरी के मीटर होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। और एक मात्रक होता है E बराबर F/Q होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है ना, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो इससे एक मात्रक आ जाएगा। तो ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। और ऐसे और भी मात्रक होते हैं, जैसे इसी को आप क्या कीजिएगा, N/कूलाम गुने आप कर दीजिएगा मीटर/मीटर, तो हो जाता है ऊपर हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर होता है किसका? चार्ज का होता है ना। W बराबर Fs होता ना है, W बराबर Fs cos थीटा होता है, Fs cos थीटा। तो S मतलब दूरी होता है, F मतलब बल होता है, तो बल का न्यूटन होता है, S दूरी का मतलब मीटर होता है, मतलब विस्थापन ही होता है S, तो मीटर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर को हम जूल लिख सकते हैं क्योंकि वर्ग का मात्रक जूल होता है। और नीचे कूलाम मीटर लिख सकते हैं, मतलब जूल प्रति कूलाम भी हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा कौन कौन निकल के आया? वोल्ट प्रति मीटर, और जूल प्रति कूलाम मीटर, और न्यूटन प्रति कूलाम, मतलब 3 मात्रक होते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक नहीं है।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो वोल्ट प्रति मीटर है ही, जूल प्रति किलोमीटर है ही, न्यूटन प्रति कूलम है। तो जो ना है उसको आप ऑप्शन टिक मार सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या ऑप्शन सही है। देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा राशि है जिसका ऐसे मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो ये तो प्रश्न कर दिया कि वोल्ट प्रति मीटर, तो हमने तुरंत ही बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है, मतलब विद्युत क्षेत्र कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का विद्युतीय क्षेत्र का यह होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, है ना, इसको याद रखिएगा, आपको काम देगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अब विद्युत धारिता की बात किया जाए तो धारिता है तो फैराडे आपको होता ही है, स्थितिज ऊर्जा का तो जूल ऐसा ही होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या है, नहीं है ना। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, अगर आप इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का बात करते हैं, विद्युतीय फ्लक्स का बात करते हैं, तो उसका भी मात्रक है ना, फाई बराबर ई ए कोस थीटा होता है। तो ई ए कोस थीटा ई ए के हो जाएगा, ई का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता ही है न्यूटन प्रति कूलम, ये मतलब मीटर स्क्वायर होता ही है। तो हो सकता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा, वो ज्ञात कर लीजिएगा, है ना, आपको मात्रक निकल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे निकल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आपको बैठा देना मात्रक, फिर निकल जाएगा। ये कोस थीटा होता भी है, उसका विद्युतीय फ्लक्स का होता ही है ना। जैसे आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इससे देखिए विद्युतीय फ्लक्स का अगर आपको मात्रक चाहिए तो फाई बराबर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, ई ए कोस थीटा होता है ना, ई ए कोस थीटा हो जाएगा। तो ई ए कोस थीटा होता है, विद्युतीय फ्लक्स के लिए फाई आया है, तो इसके लिए जो हो जाएगा ई के मतलब क्या हुआ, आप न्यूटन पर प्रति कूलम बैठाएगा, ये मतलब एरिया होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा। अगर आप एफ बाई वोल्ट प्रति मीटर बिठाइएगा तो वोल्ट मीटर, और उधर मीटर स्क्वायर होगा तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो वोल्ट मीटर भी होगा, आपको वोल्ट मीटर ही मात्रक होगा। तो माने जैसा भी हो, फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर भी होगा और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा। आप जूल वाला बिठाइएगा तो जूल वाला से हो जाएगा। तो जैसे आप कीजिएगा फ्लक्स का ही मात्रक आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक जो होगा सो वोल्ट मीटर भी होता है और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी होता है। और विद्युतीय स्थिति जो ऊर्जा है, इसके में तो अंत में ऊर्जा आएगी एनर्जी, तो एनर्जी का तो जूल मात्रक होता ही है, उससे जिस मात्रक अर्घ होता है ना, 1 जूल में 10⁻7 अर्घ होता है। और बल का मात्रक न्यूटन होता है और उसका सीजियस मात्रक डाइन होता है, और 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन होता है। तो सब छोटी मोटी बातें याद रखिएगा, आपको काम देंगे। विद्युतीय धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। 1 फैराडे में 96,500 कूलम होता है। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे, और सबसे छोटा मात्रक जो होता है वह होता है फ्रैंकलिन, जो फ्रैंकलिन वैज्ञानिक पर ही पड़ा था नाम, माइकल फ्रैंकलिन जो होता है, तो उस पे नाम पर पड़ा था। और आवेश का मात्रक ऐसे गुलाम होता है, जनरली आप जानते हैं इसे मात्रक, और सीजियस मात्रक न्यूटन तो आप जानते ही हैं, सीजियस मात्रक डाइन तो आप जानते ही हैं। तो आवेश का नाम मात्रक गुलाम होता है, बल का होता है मात्रक न्यूटन, और सीजियस मात्रक गुलाम, है ना। तो आवेश का मात्रक गुलाम होता है, बड़ा मात्रक फैराडे होता है, और छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। ठीक है, तो 1 फैराडे में 96,500 कूलम होता है। तब अगला क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक के धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव कितना होगा, है ना। यदि किसी खोखली गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव कह रहा है ना। तो हमने बताया था, यदि आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि हमने विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हमने क्या बताया था। तो विद्युत विभव जो होता है से हमेशा नियत होता है, कांस्टेंट होता है हमेशा। अगर सरफेस पर आपको 10 म्यू कूलम है तो अंदर भी 10 म्यू कूलम ही होंगे। अगर सरफेस पर आपको 10 कूलम है तो नीचे 10 कूलम होगा, 5 कूलम है तो 5 कूलम नीचे भी होगा, जैसे आप देख सकते हैं चित्र में। मान लीजिए कि यह सरफेस पर, इस गोला के सरफेस पर आपको 10 कूलम है, तो अंदर आप जितना 2r दूरी पर जाइए, 3r दूरी पर जाइए, r दूरी पर जाइए, r/2 दूरी पर जाइए, 10 कूलम ही होगा। ठीक है, मतलब हमेशा नियत होता है और कांस्टेंट होता है। ठीक है, जितना है उतना ही है, हमेशा नियत होता है। ये होता है सरफेस पर जितना है उतना ही होगा, अंदर हो जाएगा। आप कहीं भी ले जाइए, चाहे खोखला गोला हो, चाहे आपको पूरा सॉलिड हो, उस टाइप का कुछ भी कह सकते हैं आप, है ना। तो जैसा भी हो, आपका गोला हो, ठोस गोला हो। और यदि यही बात अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की रहती तो सरफेस पर है जितना, अगर हम इसको अगर अंदर ले जाते हैं, अंदर पूछेगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है किसी खोखला या ठोस गोला के अंदर जो होता है तो बिल्कुल शून्य होता है, 0 होता है। तो याद रखेगा। और विद्युत विभव जो होता है से क्या होता है, वह होता है नियत और समरूप होता है। तो ऑप्शन में देखते हैं कि नियत और समरूप करने हैं, और आप धनात्मक आवेश दिए हैं तो धनात्मक ही रहेगा ना। तो आप देख सकते हैं धनात्मक और समरूप दिया गया है।
है ना, धनात्मक और समरूप दिया गया। क्योंकि गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाता है, तो धन आवेशित किया जाता है तो उसके अंदर भी क्या होगा, भीतर भी धन ही होगा। और जितना आपको धन दिया गया है, माने कि +4 दिया गया है, कूलाम दिया गया है, तो +4 नीचे भी होगा, अंदर भी होगा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का क्या सही उत्तर होगा, आपको बी सही होगा ना, धनात्मक और स्वरूप। 41 का क्या सही था, विद्युतीय क्षेत्र है ना, विद्युतीय क्षेत्र था। और 40 का जो सही उत्तर था वह था बी सही था, 1/16। और बाकी का टिक मारा हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर आपको कहा जा रहा है 43 में कि अगर विद्युतीय द्विध्रुव को एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला कुल बल कितना होगा। अगर विद्युतीय द्विध्रुव को एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला कुल बल कितना होगा। हमने पिछले वीडियो में भी विद्युतीय द्विध्रुव के बारे में बताया था। इसका मतलब यही सिद्ध होता है कि अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको हानि कर रहा होगा, है ना। पिछले वीडियो यदि आप देखते होंगे तो आपको पता होगा कि विद्युतीय द्विध्रुव क्या था। एक विद्युतीय द्विध्रुव था, है ना। मान लिया जाए कि एक विद्युतीय द्विध्रुव किसको कहते हैं, एक समान आवेश रहता है, ठीक। एक विद्युतीय द्विध्रुव है, आवेश क्या है, आवेश जो है प्लस क्यू होता है, यहाँ माइनस क्यू है, ठीक है ना। विपरीत आवेश होता है और मैग्नीट्यूड जो होता है सेम होता है। मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब परिमाण जो है तो सेम है। इसका जो वैल्यू होता है ना, वैल्यू जो होता है उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो इसका वैल्यू जो है एकदम बिल्कुल सेम है, ठीक है। और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो एक प्रश्न में कहा जा रहा है कि इस विद्युतीय द्विध्रुव को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है विद्युतीय क्षेत्र में, और विद्युतीय क्षेत्र भी कैसा है, बिल्कुल कांस्टेंट है, ठीक है। तो विद्युतीय क्षेत्र कांस्टेंट में इसको रखा गया है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि इसका क्या कहा जा रहा है, द्विध्रुव को समान विद्युतीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला कुल बल कितना हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन जो होता है वह डायरेक्शन इसका होता है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का तो डायरेक्शन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको प्लस का इस साइड इसका डायरेक्शन होगा, और नेगेटिव वाले का इस साइड डायरेक्शन होगा, और पॉजिटिव वाले किधर होगा, इस साइड डायरेक्शन होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो नेट बल आएगा, इसका जो नेट आएगा एफ नेट आएगा, नेट बल जो आएगा ये आएगा 0 आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड समान है। और एक दोनों अगर मैग्नीट्यूड समान है तो प्लस क्यू और माइनस क्यू कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन इसका अपोजिट है। तो दोनों के हम अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना, 0 आ जाएगा। इसका सदिश योग 0 होगा तो एफ नेट क्या हो जाएगा, तो एफ नेट क्या हो जाएगा, आपको 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यह हमेशा क्या हो जाएगा, शून्य होगा। हमेशा शून्य तब होगा मित्रों जब यह विद्युतीय द्विध्रुव जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, समान विद्युतीय क्षेत्र में रहेगा तभी यह होगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए जो पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन हमने करवाया था उसको उत्तर हम दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या था मैं दिखाता हूँ। पिछले वीडियो में हमने यही क्वेश्चन किया था कि निम्नलिखित में से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। हमने अभी तुरंत ही चर्चा किया है, तो ऑप्शन में न्यूटन प्रति कूलम है। वोल्ट मीटर भी नहीं है इसमें, और जूल प्रति कूलमीटर भी नहीं है, तो न्यूटन प्रति कूलम ही इसका सही उत्तर होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, है ना। इसको तीनों मात्रक याद रखिए। कोई ऐसा प्रश्न आता है जिसमें पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, तो आप चयन कर सकते हैं, तो हमने बता भी दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नेक्स्ट है जो हमने कल ही पूछा था। तो देखिए प्लस म्यू कूलम तथा +4 म्यू कूलम को दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा गया है। +1 म्यू कूलम और एक है +4 म्यू कूलम है। इसको क्या किया गया है, r दूरी पर रखा गया है। r दूरी पर रखा गया है, कुछ दूरी पर स्थित है। उन पर लगने वाला बल का मान क्या होता है, बल का मान कितना हो जाता है, यह होता है बल का जो मान होता है ना मित्रों, वह निकालेंगे क्या, कूलम बल से निकालेंगे ना। दोनों आवेश है, दोनों आवेश पर लगने वाला बल जो होगा 1 + 4πε0 × Q1 × Q2/r² होता है ना। आप कूलम बल के नियम से आप जानते हैं कि चाहे जो ही बल हो, अब प्रतिकर्षण बल लग रहा हो या कर्षण बल रहा होगा, उस स्थितियों में आप निकाल सकते हैं। आप कूलम बल के नियम से 1/4πε0 × Q1/Q2 लगता है ना। तो दोनों प्लस प्लस आवेश दिया गया है, तो क्या फ़र्क पड़ना तो है नहीं। देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको छोड़िए, अब क्या दिक्कत है, ये तो सब में दोनों में कॉमन होगा। और तो अब देख सकते हैं r दूरी पर है तो कर सकते हैं 1 × 4/r² होगा, तो कितना हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, 4/r² होगा। और आप F1 निकाले तो यही होगा, और F2 भी आप निकालिएगा तो यही होगा। आप एन से एक बार निकालिए 1 × 4 या 4 × 1 कीजिए, कोई घाटा नहीं है। तो 4 × 1 बटा कितना हो गया, r²। तो इसका भी लो आ गया 4/r² हो गया। अब क्या कीजिएगा कि उन बलों का अनुपात आपको पूछ रहा है, तो F1/F2 आप कीजिएगा,
तो 4/r² भाई 4/r² तो कट करके कितना आएगा 1/1 आएगा, मतलब कि इसका जो अनुपात आएगा 1:1 आएगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा ये सी होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और हम किए थे क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघूर्ण P वाले किसी विद्युतीय द्विध्रुव को समरूप विद्युतीय क्षेत्र E की दिशा में 90 डिग्री से घूर्णित करने में किया गया कार्य कितना होगा। तो हमने बताया था कि यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर विद्युतीय द्विध्रुव रखा गया है आपको, तो उस पर जो वर्क डन लगता है W बराबर PE, ठीक है, इंटू 1 - cos थीटा होता है ना, क्योंकि अब आपको इनिशियल से पूछ रहा है और 90 डिग्री पर कह रहा है। ऐसा ना कह रहा है कि 30 डिग्री से 90 डिग्री, 40 डिग्री से 50 डिग्री, ऐसा नहीं कह रहा है, 5 डिग्री से 22 डिग्री, ऐसा कुछ कह नहीं रहा है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, आपको जो इनिशियल है शुरू वाले जो है आपको 1 ले लेना है, और PE इंटू 1 - कितना कह रहा है 90 डिग्री पर कह रहा है। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, cos 90 डिग्री का जो वैल्यू आता है मित्रों वह 0 आता है। cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 आता है। आप साइन कोस के ग्राफ से देख सकते हैं क्या होता है, ये आपको 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का वैल्यू कितना आता है 0 आता है, तो 0 रख दिए हमने। तो ये किसका जो वैल्यू आया कितना है P आया है ना, तो इसका ऑप्शन में P कहीं होगा, तो P देखिए, तो C नंबर इसका P है ना, P। इसका मतलब क्या होगा, C इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो इसका सी ऑप्शन है। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए, आज का सवाल देखिए क्या है, कूलम्ब बल क्या है, इसका आप उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम इंतजार करेंगे, ठीक है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि अभी बच्चे नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना, लॉकडाउन में अपने लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, देखे अथवा न देखे, देखेंगे अपने भविष्य के लिए, नहीं देखेंगे अपने भविष्य के लिए, ठीक है। मुझे मदद करने की जुनून था, मैं आप लोगों का मदद कर रहा हूँ। यदि आप लोग मदद लेना चाहें नहीं लेना चाहें, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, इस लॉकडाउन में जो व्यक्ति पढ़ लेगा ना उस लॉकडाउन में, तो हमेशा के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम में जैसा लगेगा कि मैं घर में परीक्षा दे रहा हूँ, मैं अपने विद्यालय में परीक्षा दे रहा हूँ, ऐसा लगने लगेंगे। लेकिन इस लॉकडाउन में जो आप मज़ा ले रहे हैं उसको सज़ा मिलेगा। बाद में जो प्रेशर आएगा ना, सब चीज़ वे भूल जाएंगे, सब चीज़ भूल जाएंगे, वे पढ़े लिखे चीज़, सारे चीज़ जो आप अध्ययन कर रहे थे ना, अध्ययनशील ने सारे चीज़ भूल जाएंगे। इसलिए आप ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज पछताना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इसमें एक ऑप्शन छूट गया है, अभी मुझे दिखाई दिया, इसमें ऑप्शन एक छूट गया है। इसमें क्या है ना, सभी एक दे देना चाहिए हमको, ठीक है। इसमें हम सभी दे दे रहे हैं ऑप्शन, ठीक है। तो अच्छा रहना चाहिए ना, सभी दिखाई दे रहा होगा, सभी यहाँ पे लिखा है, ऑल ऑफ द अबव लिखा गया है। केंद्रीय बल, संरक्षीय बल, संरक्षीय बल दो को दिया गया है। एक क्या करते हैं ना, संरक्षीय बल इसमें दिया गया है, तो इसमें हम अलग कर देते हैं, इसमें कर देते हैं विद्युतीय बल, है ना, विद्युतीय बल कर देते हैं, विद्युतीय बल होगा ना, विद्युतीय बल, ठीक है। संरक्षीय बल डबल दिया गया था, तो क्या होगा विद्युतीय बल कर लीजिए, विद्युतीय बल, ठीक है, अब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, और इससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।